मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, स्वागत है आपका चंदन सर की फ्री ऑनलाइन विद्यापीठ में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में बताया कि परमाणु संरचना ज्ञात करने के लिए उन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया और किस प्रकार से निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो उस निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड के इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस मॉडल की मुख्य अवधारणाएं क्या होती हैं? पहली अवधारणा ये थी कि परमाणु जो होता है अत्यंत सूक्ष्म और दृढ़ और गोलाकार कण होता है। ठीक है, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म, दृढ़ और गोलाकार कण होता है। ठीक है, परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है, इसका दूसरा पॉइंट ये था, परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है वो उसके अत्यंत सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। बहुत ही एक छोटा भाग परमाणु के बीच में होता है। जैसे ये परमाणु है, ठीक है, अब परमाणु में इसके बीच में एक बहुत ही छोटा भाग रहता है। ठीक है, इसी में इसका सारा धन आवेश का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन। इसके अंदर जो होता है इसका सारा धन आवेश केंद्रित रहता है और इस अत्यंत छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? परमाणु का नाभिक कहते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। रदरफोर्ड के प्रयोग में आपने देखा था कि कुछ अल्फा कण ऐसे गए और जा करके टकराए और टकरा के जिस पथ पे गए उसी पथ पे वापस आ गए। मतलब जितनी वेलोसिटी से अल्फा कण आगे गए थे उतनी वेलोसिटी से टकरा के वापस आए। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे दीवार पे अगर मैं गेंद मारूँ तो गेंद जो है टकरा के फिर मेरे पास वापस आ जाए। तो इसका मतलब परमाणु में क्या था? एक बहुत ही दृढ़ भाग था। उसी दृढ़ भाग को क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। और ये नाभिक जो होता है परमाणु के बीच में होता है। ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब ये नाभिक हो गया, नाभिक में क्या हो गया? प्रोटॉन हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके चारों तरफ क्या होता है? वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि कभी भी जब कोई गति वृत्तीय कक्षा में होती है, सर्कुलर मोशन होता है, तो वहाँ पर हमें एक बल की आवश्यकता होती है। उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। यह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो अब देखिए, नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। तो प्लस और माइनस के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, तो यही जो इनके बीच का आकर्षण बल होता है इसको कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। यही बल इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ घूमने के लिए क्या करता है? अपकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है, तो यही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्रमुख बिंदु क्या थे? पहला पॉइंट था कि परमाणु क्या होता है? गोलाकार होता है। नोट करते जाइएगा इसको। परमाणु गोलाकार होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, दूसरा, परमाणु के अंदर उसके बीच में उसका समस्त धनावेश केंद्रित रहता है एक बहुत ही छोटे से आयतन में, और उस छोटे से भाग को कहा जाता है नाभिक। तीसरा पॉइंट ये था कि नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इसीलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन के चक्कर के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। ये पहला मॉडल था, नाभिकीय मॉडल, जो परमाणु की संरचना की क्या करता था? व्याख्या करता था। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर उनके गति को भी थोड़ा बहुत समझाता था। लेकिन हुआ क्या? अब देखिए, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया तो उस समय कई सारे सिद्धांत आए थे। ठीक है, उन सिद्धांतों पर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो खरा नहीं उतर पाया। ठीक है, तो इसके अंदर कमियां क्या थी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? ठीक है, तो अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। उनका जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक सिद्धांत था। ठीक है, कि जब भी कोई आवेशित कण जो है गति करता है, ठीक है, तो निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। ठीक है,
अब देखिए, आप जानते हैं कि प्रोटॉन भी परमाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक में होता है और इस पर क्या होता है, धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन भी तो आवेशित कण है, और रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये नाभिक के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और चक्कर लगाते लगाते क्या करेगा, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी धीरे धीरे, तो क्या होगा, उसके जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, ठीक है, वो छोटी होती जाएंगी और एक ऐसा समय आएगा जब ये धनावेश के कारण आकर के नाभिक में गिर जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है। क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी विद्युत आवेशित कण होता है, जब वो गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत आवेशित कण है। अब ये नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है, तो चूंकि विद्युत आवेशित कण है, इस पर ऋणावेश होता है, इसलिए लगातार ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो गति करते करते उसकी ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं इसकी, मतलब जैसे मान लीजिए पहले 10 सेंटीमीटर में क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, 10 सेंटीमीटर की कक्षा में घूम रहा है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर को जाएगा। तो ये कक्षा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और उसके बाद ये नाभिक के आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो फिर तो परमाणु का अस्थायित्व ही नहीं हो पाएगा, परमाणु के कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी परमाणु क्या है, हम जानते हैं कि अस्थायी कण होता है। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। ठीक है, आप इसको बढ़िया से समझ करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद आता है बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी थी, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल क्या था, आइए देखते हैं। बोर साहब का परमाणु मॉडल क्या था, अब देखिए, बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल। बोर साहब का जो परमाणु मॉडल था, ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, जैसे नाभिक हुआ, ये परमाणु का क्या हो गया, नाभिक हो गया, तो इसके चारों तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, इसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, और कुछ निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन, जैसे अब जैसे ये नाभिक हो गया, ये आपका नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं को कहा गया K, L, M, इसके बाद N, ऐसे ऐसे कक्षाएं क्या होती जाती, बढ़ती जाती थी, यानी कि नंबरिंग कर दी गई 1, 2, 3, 4, 5, मतलब नाभिक के बाहर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, कुछ निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर परमाणु है, उसमें 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित संख्याओं में इन कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन वो नहीं करते। तो जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होगी और वो क्या होगा, फिर नाभिक के अंदर नहीं गिरेगा और परमाणु क्या होगा, अस्थायी कण हो जाएगा। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल का जो मुख्य आधार था, ठीक है, वो मैं बारी बारी से डिस्कस करता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुन के समझ करके नोट करिएगा। बोर साहब ने जो ये कहा, पहला पॉइंट क्या कहा,
जबकि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है या कोष कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनका क्या था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, जैसे मान लीजिए इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, या इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, या इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, या इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी स्थिति के कारण उसमें एक निश्चित अमाउंट की ऊर्जा होती है, मतलब कि एक फिक्स ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा के साथ वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सभी जो है कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसलिए ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये भी होता है, जैसे मान लीजिए ये कोष है, ठीक है, इसकी ऊर्जा E1 है, इसकी ऊर्जा क्या है, E2 है, इसकी ऊर्जा क्या है, E3 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इनमें गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से कूद करके इस कक्षा में आया, मतलब जंप करके इस कक्षा में चला आया, ठीक है, या इस कक्षा से कूद करके इस कक्षा में आया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी उसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी तो कूद के ऊपर जाएगा, जब इसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, कमी होगी तो कूद करके क्या होगा, नीचे आएगा। तो जब ये कूद करके नीचे आता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के बराबर जो है ऊर्जा निकालता है, दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर क्या करता है, ऊर्जा निकालता है। ठीक है, तो यही जो है बोर का परमाणु मॉडल था। बोर का परमाणु मॉडल बस इन्होंने इतना किया, ये बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सभी संभव सिर्फ एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को कोष कहा जाता है। ठीक है, और इन कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, इनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है। नाभिक के बाहर इन कक्षाओं को K, L, M, N, O या 1, 2, 3, 4, 5 इन नंबरों से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब इन कक्षाओं में गति करते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो फिर उनकी ऊर्जा में ह्रास नहीं होगा। ठीक है, और परमाणु क्या होगा, परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो है परमाणु संरचना के बारे में जो है सारी चीज़ें हो गई कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद जो परमाणु मॉडल आए, पहला परमाणु मॉडल किसका था, थॉमसन का परमाणु मॉडल था। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने प्रयोग किया, अपने प्रयोग के आधार पे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल दिया। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को देने के बाद फिर क्या हुआ कि उसमें कुछ कमी पाई गई। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। उसके बाद नील्स बोर साहब का परमाणु मॉडल आया, जिसने बताया कि नाभिक के बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक मॉडल। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संयोजकता के बारे में और संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।